नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नया शो लेकर, नई बात लेकर, नई खबरें लेकर और खबरों पर विश्लेषण के लिए अपने साथ द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी को नोएडा स्टूडियो में लेकर। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। दर्शकों का स्वागत है आज नोएडा से। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरों को हमने शामिल किया है अपने इस शो में। मॉनसून पर चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद चर्चा होगी ट्रेन टिकट के सिस्टम पर। जी हाँ, यहाँ कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो टिकट बुक करते हैं तो तत्काल रिजर्वेशन इनसे आप भी दो चार होते होंगे, इस खींचतान में आप भी फंसते होंगे। ये खबर ध्यान से सुनिए, क्या कुछ बदला है। क्यों नहीं मिला भारतीय बॉन्ड को मन माफिक रिस्पॉन्स। बड़े जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ ये कहा गया कि भारतीय बॉन्ड जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे, लिस्ट होंगे, तो इनमें अच्छा निवेश आ सकता है। जो सीधी बात समझ आ रही थी वो ये आ रही थी कि 6-7% पे हमारे बॉन्ड लिस्ट होंगे, तो सिंपल सी बात है कि दूसरे बाजारों से आकर्षक होंगे। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं मिला रिस्पॉन्स, क्या आगे मिलेगा रिस्पॉन्स, ये सब कुछ जानेंगे अपनी इस खबर में। रोजनेफ्ट और रिलायंस में बड़ी डील की तैयारी, नायरा एनर्जी को लेकर। क्या कोई डील है, क्या कुछ असर होगा, कितनी बड़ी डील है, क्यों ये डील हो रही है, ये जानेंगे। अगली खबर टैरिफ से जुड़ी। 9 जुलाई को क्या होगा, क्या करेंगे ट्रंप। 9 जुलाई वो तारीख है जहां पर पॉज पर मियाद खत्म हो रही है। इसके बाद क्या टैरिफ लग जाएंगे, नेगोशिएशन बढ़ेगा, आगे कुछ और समय मिलेगी, मोहलत मिलेगी, समझेंगे क्या कर सकते हैं ट्रंप। 9 जुलाई को क्या होगा। और इसके बाद एक बड़ी खबर यह होगी कि यूक्रेन की लिथियम रिजर्व पर रूस का कब्जा हुआ है। कितनी बड़ी घटना है ये, किसी रिजर्व पर कब्जा हो जाना, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों सुर्खियों में ये है, क्या कुछ बदल जाएगा इसके बाद, इतना अहम क्यों माना जा रहा है इसको, ये समझेंगे। लेकिन शुरुआत मॉनसून के साथ। रविवार को मॉनसून पूरे देश को कवर कर गया। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बीते 65 वर्षों में ऐसा 10वीं बार हुआ है जब जून में ही मॉनसून ने देश भर के हर हिस्से को कवर कर लिया। यानी कि देखिए, मॉनसून 4 महीने, चौमासे जिन्हें बोलते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून महीना पूरा नहीं हुआ, आज हम 30 तारीख में बैठे हैं और पूरे देश में बारिश हो गई, मॉनसून की बारिश हो गई। इस साल मॉनसून के तेज गति से आगे बढ़ने के साथ बरसात भी ज्यादा हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जून में अब तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 8% ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दो तो हर राज्य में, हर जगह पर सामान्य या सामान्य से ज्यादा ही बारिश हुई है। सर, कैसे समझें इस ट्रेंड को। अगर 65 साल में 10 बार हो रहा है, आप मान लीजिए 5, 6, 7, 8 साल में एक बार ऐसी स्थिति बन रही है, तो इस स्थिति के पुराने अनुभव कैसे हैं और आगे इसको कैसे समझें कि क्या हो सकता है। दो तरह से खबर और इस सूचना को समझा जा सकता है। एक तो मानसून की जल्दी आमद एक अच्छी खबर होती है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि की दृष्टि से अगर आप समझें तो मानसून की जल्दी आमद के साथ मानसून का टिकाऊ और लंबे समय तक रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। और इसलिए इसे अब समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय मानसून का जो पूरा रुख है, जो ट्रेंड है, वो बड़ा अनिश्चित है, प्रत्याशित है। और हर बार हम हर साल कुछ नई परिस्थितियाँ देखते हैं, तो वैसी ही परिस्थिति इसमें दिख रही है। दो महत्वपूर्ण तथ्य समझने जैसे, एक तो जो लॉन्ग पीरियड रेनफॉल होता है जिसको एलपीए कहते हैं, वो करीब 87 सेंटीमीटर के आसपास माना जाता है। 1971 से 2020 तक के आंकड़े दिखा रहे हैं। पर इस समय 1 जून से 28 जून के बीच में सामान्य से करीब 9% ज़्यादा वर्षा जून महीने में ही हो चुकी है। और इसलिए अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों को देखें, वहाँ भारी बाढ़, भूस्खलन और जो वर्षाजन्य आपदाएं हैं जिनसे हर साल भारत के पर्वतीय क्षेत्र जिनका सामना करते हैं, वो बनती दिख रही हैं, जो कि असामान्य है, क्योंकि ये परिस्थितियां जून, जुलाई, अगस्त में, जून में बनती हैं, जो कि अब जून में ही हो रही है और काफ़ी तेज बारिश हो रही है। खरीफ के मौसम की बुवाई शुरू हो चुकी है, पर यहाँ इस मानसून की जल्दी आमद से जो एक बड़ी चिंता है वो बनती दिखती है कि मानसून भारतीय फसल को अच्छे मानसून की और टिकाऊ मानसून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जुलाई और अगस्त में, जिस समय भारत में खरीफ की फसलों को सबसे ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। मानसून जो इतनी तेज़ी के साथ जून में पूरे देश को कवर कर चुका है, जो कि अप्रत्याशित है, क्या मानसून की ये तीव्रता, ये इंटेंसिटी बरकरार रहेगी अगले 2 महीनों में? और ऐसा तो नहीं है कि जुलाई तक जाकर मानसून कमज़ोर पड़ेगा और
फिर बड़ी चुनौतियां फसल के सामने आएंगी। मौसम विभाग स्पष्ट रूप से इसे कुछ नहीं बता पा रहा है। मैंने कल एक दो लोगों से बात करने की भी कोशिश की मौसम विभाग के विशेषज्ञों से, उनका कहना है बेहद अप्रत्याशित है, क्योंकि इतने साल बाद पहली बार दिखाई दे रहा है कि मानसून जून में इतनी रफ्तार से आया है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेकिन मानसून की जल्दी आमद एक अच्छी खबर है। अब बाजार, निवेशक, किसान इस बात पर निगाह रखेंगे कि क्या मानसून उस समय उपलब्ध होगा जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल टिकटिंग बुकिंग प्रणाली में व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बदलाव के तहत रिजर्वेशन चार्ट पहले तैयार किया जाएगा, साथ में तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था को भी बदला जाएगा। इसके अलावा रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग के लिए दिसंबर 2025 में नया सिस्टम भी लॉन्च करने की चर्चा है। सर, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और ये क्यों किए जा रहे हैं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। एक लंबे अरसे के बाद रेलवे को अपने यात्रियों की जो सबसे बुनियादी समस्याएं हैं उनकी सुधाई है, और ये एक अच्छी बात है कि लंबे समय बाद रेलवे को ये समझ में आ रहा है कि उसके पूरे रिजर्वेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामियां कहाँ हैं। पूरी दुनिया में अगर आप ट्रैवल करें और देखें तो ऐसा रेलवे सिस्टम नहीं है जहां पर आपको चार्ट से तुरंत पहले पता चलता है कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, आपको ये नहीं पता होता है कि आप वेट लिस्ट हैं, आपको बर्थ कैसे मिलेगी। तो 3 महत्वपूर्ण बदलाव रेलवे करने जा रहा है। रेलवे ने हाल में किराया भी बढ़ाया था। पहला बदलाव जो यात्रियों के लिए बेहद अच्छा होगा, इंडियन रेलवे एक कैंसिलेशन फीस चार्ज करता है जिसको क्लर्केज फीस कहा जाता है। जो वेटेस्ट टिकट अगर कंफर्म नहीं होती तो उसके कैंसिलेशन पर एसी में करीब 60 रुपए और नॉन एसी में 30 रुपए की क्लर्केज ली जाती है। रेलवे इसे अब खत्म करने जा रहा है, यानी अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप वेट लिस्टेड हैं और आपको कंफर्म बर्थ नहीं मिली है तो रेलवे ये पैसा नहीं वसूलेगा आपसे। ये एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बदलाव है जिसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिलेगा जिनको लगता था कि उनको रेलवे ने बर्थ भी नहीं दी और एक प्रोसेसिंग फ़ी भी उनसे ले ली। दूसरी चीज़ है कि ट्रेन चार्ट्स का प्रिपरेशन 8 घंटे पहले हो जाएगा जिससे कि लोग अपनी यात्रा को सही ढंग से प्लान कर सकें। ये सबसे बड़ी समस्या थी, अंत में पता चलता था और तब तक कोई विकल्प नहीं होता था लोगों के पास जाने के लिए। इस सुविधा के लिए रेलवे अपने सिस्टम को अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी ठीक करने जा रहा है। 2025 से के एंड से इससे नया रिजर्वेशन सिस्टम भी आएगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो तत्काल टिकट की बुकिंग है उसे केवल वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे, क्योंकि तत्काल की बुकिंग में कई बार टाउट्स का, ब्रोकर्स का और ट्रैवल एजेंट्स का दबदबा रहता था। तो वेरीफाइड यूजर्स 1 जुलाई के बाद रेलवे उन्हीं यूजर्स को तत्काल टिकट बुक करने की छूट देगी जो रेलवे की साइट पर वेरीफाई होंगे। तो ये 3 बड़े सुधार हैं। इनका असर कैसा होगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ये हमें देखना होगा अगले 5-6 महीनों में। अगली खबर, कृषि भूमि की खरीद फरोख्त से जुड़े एक मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का आदेश आया है। ये आदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि से जुड़े सौदों में टैक्स चोरी पर लगाम लगा सकता है ये आदेश में कहा गया है कि कृषि भूमि की खरीद बिक्री में जमीन की मार्केट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बीच का अंतर अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई में जोड़ा जाएगा, जिस पर टैक्स देनदारी होगी। अब तक इस तरह के सौदे से बड़ी टैक्स चोरी हुआ करती थी। सर, कैसे इस फैसले को समझा जाए, क्या मतलब है इसका? ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला और थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं ITAT के जो भारत में ज़मीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जो मौजूदा प्रक्रिया चल रही है उसे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ITAT का फैसला है जो कि एक सेमी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको चैलेंज भी दिया जा सकता है, लेकिन ITAT ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका क्लास अब एसेट का क्लास माना जाएगा। ये जो प्रैक्टिस भारत में होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उस प्रक्रिया पर यह असर करेगा। ये प्रैक्टिस कैसे चलती है आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति एक किसान से ज़मीन खरीदता है, उसे जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू है उसका उतनी ही भुगतान उसे आधिकारिक रूप से रजिस्ट्री के तौर पर करता है, बाकी भुगतान उसे कैश में किया जाता है। और चूंकि किसान एग्रीकल्चर इनकम वाला है तो उसके इनकम को उसे मिलने वाले कैश को कोई ट्रेस नहीं करता, क्योंकि वो इनकम टैक्स के रडार से बाहर होता है और वो ये बता सकता है कि उसे इस कैश का भुगतान वो लेबर को देने के लिए, खाद को खरीदने के लिए और बाकी कामों के लिए करेगा। अगर ये फैसला एग्जिस्ट करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारत में कृषि जमीनों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी और लॉन्ड्रिंग को पकड़ने का मौका मिलेगा। ITAT के इस फैसले में जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या अब कृषि जमीनों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर सकती है और ला सकती है, बशर्ते इस फैसले को हाई कोर्ट में कहीं चुनौती न दी जाए। और ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी।
ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड की लिस्टिंग के बाद भारतीय बॉन्ड को ठंडा रिस्पांस मिला है। विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सॉवरेन बॉन्ड के लिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग 2023 और 2024 में हुई थी। लिस्टिंग के बाद इन बॉन्ड्स को जैसा उम्मीद थी वैसा रिस्पांस नहीं मिला, बड़ा निवेश नहीं आया। सर, क्या आंकड़े बता रहे हैं और रिस्पांस ना मिलने की क्या वजह आप मानते हैं? ये थोड़ा निराशाजनक खबर है, क्योंकि पिछले साल जैसा शुभम ने आपको शुरुआत में बताया कि बेहद उत्साह था भारत में कि भारत के सॉवरेन बॉन्ड जेपी मोर्गन इंडेक्स में जा रहे हैं और दुनिया के निवेशक एफएआर रूट से, फ्री एक्सेस रूट जिसको कहा जाता है, उससे दुनिया के निवेशक भारतीय बॉन्ड में खरीद करेंगे। और ये माना जा रहा था कि इससे भारत के बॉन्ड मार्केट में डेप्थ आएगी, गहराई आएगी और भारतीय बाजार में विदेशी निवेश लाने का एक बड़ा रास्ता खुलेगा। लगभग वैसा ही जैसा कि 90s में जब भारत ने अपने शेयर बाजार में, इक्विटी मार्केट में विदेशी निवेशकों को निवेश की इजाजत दी थी, लगभग वैसी उम्मीद थी। यह माना जा रहा था कि भारत में कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स के अंदर आएगा। लेकिन अब एक साल पूरा हो चुका है और नतीजे उतने उत्साहवर्धक नहीं हैं। एफएआर रूट को उतनी सफलता नहीं मिली। लगभग 14 बिलियन डॉलर का, जो आंकड़े मेरे सामने खुले हैं उसके हिसाब से लगता है करीब करीब 14 बिलियन डॉलर का निवेश आया है। 40 से 45% जो ओरिजिनल वास्तविक आकलन था उससे 40 से 45% की कमी इसमें दिखाई दे रही है। सितंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में काफ़ी बिल्डअप दिखा था, निवेशकों ने काफ़ी निवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद क्रमशः ये निवेश घटता चला गया है, जो कि भारतीय बॉन्ड बाजार के बारे में अच्छे संकेत नहीं देता। कारण उसकी दो बड़े दिखते हैं शुभम। एक कारण तो ये कि जिस समय भारतीय बॉन्ड बाजार में ये निवेश खुला, उसके बाद से अमेरिका में जिस तरीके के घटनाक्रम हुए उसमें बॉन्ड डील्स के बीच में स्प्रेड बदला और उसका असर भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेश पर पड़ा, क्योंकि निवेशकों को अब बेहतर यील्ड मिल रही थी और अमेरिका के बाजार में और अन्य बाजारों में, इसलिए उन्होंने निवेश करना सीमित समझा। और दूसरा ये कि दुनिया के शेयर बाजारों में, भारतीय शेयर बाजारों में बड़े उतार चढ़ाव हुए, उसके बाद भारतीय बॉन्ड बाजार में खासतौर से बॉन्ड निवेशकों का उत्साह उतना मजबूत नहीं दिखाई दिया। बल्कि आंकड़े तो उल्टे हैं। हम मई का आंकड़ा हमारे पास जो सामने खुला हुआ है उस हिसाब से करीब 13,000 करोड़ रुपए तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने मई में ही भारतीय बॉन्ड से निकाल लिए थे, 13,359 करोड़ रुपए, क्योंकि यूएस यील्ड बढ़ी थी और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी वो बढ़ी थी। तो ये रास्ता खुला तो है, पर ये उतना उत्साही नहीं है। शायद ये खबर वित्त मंत्रालय तक पहुंचेगी और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भारतीय बॉन्ड में निवेश के लिए कुछ और प्रोत्साहनों की घोषणा हो सकती है आरबीआई की तरफ से और वित्त मंत्रालय की तरफ से। महंगाई में आई कमी और कर्ज सस्ता करने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए कदमों के बाद भी कर्ज के लिए मांग लगातार कम हो रही है। मई के दौरान क्रेडिट डिमांड 9% से भी नीचे पहुंच गई, जो 3 साल का सबसे निचला स्तर है। कर्ज देने को लेकर बैंक की तरफ से बड़ी सावधानी और शहरों के लिए कर्ज की मांग घटना बड़ी वजह मानी जा रही है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आरबीआई ने कौन कौन से कदम उठाए थे जिससे कि क्रेडिट ग्रोथ को बल मिल सके और आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो आपको ये आंकड़ा और ये जानकारी बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। भारतीय बाजार को एक बाजूका दिया था। अगर आप मॉनेटरी भाषा में बात करें तो आरबीआई ने अपनी ताजी मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरीके के निर्णय लिए थे वो माना जा रहा था कि भारतीय शेयर बाजार को और भारतीय कर्ज बाजार को अचानक इतनी बड़ी संजीवनी दी जा रही है जिससे मांग बढ़ने की संभावना है। आरबीआई ने रेपो रेट घटा के 6.5% से 5.5% कर दिया था। सीआरआर को नवंबर से नवंबर के बीच में 4% से घटाकर 3% करने का ऐलान किया था और ओपन मार्केट ऑपरेशन से 6.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बाजार में छोड़ी थी। और यह माना जा रहा था कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती और गिरावट हमें दिखी है पिछली तिमाही में, जिसके आकलन हमारे सामने उपलब्ध हैं, उसे बचाने के लिए अब रिजर्व बैंक पूरी प्रक्रिया बदलने जा रहा है और सस्ता कर्ज करने जा रहा है, क्योंकि ब्याज दरों में कमी चाहिए, महंगाई पर दबाव है। एसबीआई, बीओबी, पीएनबी ने रेपो लिंक्ड लोन रेट भी घटाए, होम ऑटो लोन सस्ते हुए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इसके बाद भी पहली बार ऐसा देखा गया भारतीय पिछले कुछ दशकों में, जब इतनी तेजी से ब्याज दरें घटने के बाद, बाजार में इतनी लिक्विडिटी होने के बाद भी कर्ज लेने वाले नहीं आ रहे। कर्ज तो सस्ता हुआ पर कर्ज लेने वाले घट गए, यानी लोगों ने कर्ज लेना नहीं शुरू किया। मई 2025 के मध्य तक जो क्रेडिट ग्रोथ 9.8% रह गई, डबल डिजिट से नीचे आ गई। जो पिछले साल जब ब्याज दरें ऊंची थी
जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर ब्याज दरें थी तब 19.5% की रेट थी, यानी कर्ज सस्ता हुआ लेकिन क्रेडिट की ग्रोथ रेट गिर गई। मई के अंत में ये 3 साल के न्यूनतम लेवल पर पहुंच गई, जबकि मई के अंत में भारत में ब्याज दरें औसतन 5.5% के आसपास रेपो के आधार पर हो गई थी। 13 जून को थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ी लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ से पीछे है। बैंकों में डिपॉजिट अभी भी बढ़ रहे हैं, 230.7 लाख करोड़ के डिपॉजिट हैं। बैंकों में पैसा जमा है, लोन में नहीं बदल रहा, यानी बैंक की बैलेंस शीट में भी डिपॉजिट उनके गले में फंस चुके हैं। यह वास्तविक परिस्थिति है इस समय सस्ते कर्ज के बाद बाजार में कर्ज की मांग की। सर, अब आगे आपको क्या अनुमान लग रहा है कि अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो क्या बदलाव आएगा? इससे बेहतर और क्या होगा? महंगाई निचले स्तर पर, ब्याज दरें घट रही हैं, अब और ऐसा क्या होगा कि क्रेडिट ग्रोथ सुधरेगी? आगे का आपको क्या अनुमान दिख रहा है? 3 बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं भारतीय बाजार में ब्याज दरों में कमी के बावजूद कर्ज न लेने वालों की या कर्ज की मांग घटने में। नंबर 1, मिडिल क्लास की स्पेंडिंग नहीं आ रही है। लगातार हम आंकड़ों में देख रहे हैं भारत में खर्च नहीं बढ़ रहा, उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिसका असर हमें जितने भी कंज्यूमर स्पेंडिंग ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं जो कि खर्च पर चलने वाली कंपनियां, उन पर दिख रहा है। दूसरा, इतनी अनिश्चितता है जनवरी के बाद ग्लोबल ट्रेड में कि कब क्या हो जाए पता नहीं। आपने केवल कच्चे तेल की कीमतों में ही पिछले 1 महीने के अंदर 12 से 13% का मूवमेंट देखा। इतना बड़ा मूवमेंट किसी भी FMCG कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो उन्हें पता ही नहीं है कि बाजार में मांग की परिस्थिति क्या होगी, कौन सी कमोडिटी कब कहां पहुंच जाएगी। इस बेहद अनसर्टेनिटी के कारण कंपनियां नया निवेश नहीं कर रही हैं। तो कंपनियों के पास ना तो मांग है और ना उनके पास बड़े ट्रेड की स्थिरता की अभी उम्मीद है, क्योंकि टैरिफ को लेकर हम फिर चर्चा करेंगे। 9 जुलाई फिर सर पर खड़ी है, पूरी दुनिया फिर सशंकित है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि ब्याज दरों में कमी से पहले रिजर्व बैंक ने कर्ज देने को लेकर बेहद सख्ती की थी, माइक्रो फाइनेंस पर सख्ती की थी, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल का लोन को लेकर RBI अब उतना उदार नहीं है और बैंकों को इस बात के लिए डिस्करेज कर रहा है। और इन फैसलों की वजह से बैंकों को अपनी एसेट क्वालिटी की, अपने कर्जों की गुणवत्ता को बेहतर करने पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा और इस वजह से बाजार में कर्ज की मांग नहीं है। रेपो लिंक्ड लोन पर रेट कट का असर जल्दी दिखता है तकनीकी तौर पर, लेकिन MCLR लिंक्ड लोन पर असर कम है। और MCLR जो कि बैंकों की बुनियादी लेंडिंग रेट है, इस पर असर नहीं होने के कारण हमें दिखता है कि बाजार में कर्ज की मांग नहीं है। चलिए अगली खबर। रूस की ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने नायरा एनर्जी में डील को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में पता चला कि रोजनेफ्ट की तरफ से नायरा एनर्जी में 49% से ज़्यादा हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री को बेची जा सकती है। अगर ये डील होती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन ऑयल को पछाड़कर देश की नंबर 1 ऑयल रिफाइनिंग कंपनी हो जाएगी। साथ में कंपनी का रिटेल कारोबार भी बढ़ेगा। नायरा एनर्जी भारत में 6500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप चलाती है। सर, क्या संभावना बनती दिख रही है आपको? यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है तेल बाजार के लिए। और यह घटनाक्रम अगर रोजनेफ्ट की, क्योंकि रोजनेफ्ट रूस की कंपनी है, रोजनेफ्ट के साथ रिलायंस की वैसे ही अलग से रिश्ते हैं, क्योंकि रिलायंस रूस का यूराल ग्रेड तेल लेकर भारत में रिफाइन करती है और उससे बने हुए डीजल का यूरोपीय बाजार में एक्सपोर्ट करती है। नायरा एनर्जी थोड़ी मुश्किल में है। शुरुआती दिनों में जब भारतीय बाजार में ऑयल मार्केटिंग को निजी कंपनियों के लिए खोला गया था और ये निजी कंपनियों को अपने पेट्रोल पंप खोलने की छूट मिली थी सरकारी कंपनियों के कंपैरिजन में, तो रिलायंस ने भी अपने पेट्रोल पंप खोले थे, नायरा एनर्जी के भी पेट्रोल पंप आए थे। रोजनेफ्ट की इस कंपनी में हिस्सेदारी थी। नायरा एनर्जी में अब रोजनेफ्ट ने एस्सार ऑयल को टेक ओवर किया था और इसका नाम नायरा एनर्जी था। 2017 में करीब 12.9 बिलियन के आसपास का डॉलर का इसमें निवेश हुआ था। रिलायंस अगर इस डील के करीब पहुंचती है तो भारतीय बाजार में फिर पेट्रोल पंप नेटवर्क के मामले में रिलायंस अब सरकारी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा देने की स्थिति में पहुंच जाएगी। रणनीति समझना इसलिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अब लंबे समय तक गिरावट का रुख रहने की संभावना है। जो आकलन है वो 60 से 65 डॉलर के आसपास के ही हैं। आज ही ओपेक के आंकड़े आए हैं उत्पादन में बढ़ोतरी के, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मार्केटिंग में अब मार्जिन्स दिख रहे हैं, जहां निजी कंपनियां इस सस्ते क्रूड ऑयल के साथ सरकारी कंपनियों को इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL को रिटेल मार्केट में कंपटीशन दे सकती हैं। तो ये रिलायंस की बड़ी पहल होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और खासतौर से पेट्रोलियम सेक्टर में अगर ये अधिग्रहण होता है तो ये फिर बाजार में बड़ी हलचल मचाएगा, खासतौर से रिटेल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिटेल के मार्केट में।
सिगरेट कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने भले ही भारतीय कंपनी आईटीसी में अपनी हिस्सेदारी घटाई हो, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान आईटीसी की तरफ से बैट को बेचे जाने वाले तंबाकू की बिक्री में 35% का इजाफा हुआ है। आईटीसी ने वित्त वर्ष 2027 तक बैट को तंबाकू की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने शेयर होल्डर्स की अनुमति भी मांगी है। सर, दोनों कंपनियों के बीच रिश्तों में किस तरीके का बदलाव आया? जब ये हिस्सेदारी बेची गई थी तो ऐसा लग रहा था कि रिश्ते कुछ नाजुक मोड़ पर हैं, खराब हो सकते हैं, बट यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। रिश्ते खराब थे और बैट और आईटीसी की लड़ाई, बैट चूंकि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी और अभी भी वो सबसे बड़ी हिस्सेदार है आईटीसी में, उसकी लड़ाई भारत के कॉर्पोरेट सुर्खियों का हिस्सा थी। 2018 में बैट ने एक प्रोग्राम को विटो किया था जिसमें आईटीसी अपने एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड प्रोग्राम देना चाहती थी और उसके बाद एक कंट्रोल की लड़ाई थी कि बैट भारतीय आईटीसी पर नियंत्रण करना चाहती थी। 2018 का दौर है जब आईटीसी के चेयरमैन केएल चुग थे और उन्होंने आईटीसी की तरफ से बैट की इस अधिग्रहण की कोशिश को रोकने का प्रयास किया था और सफल भी हो रहे थे। ये उस समय की सबसे बड़ी सुर्खियां थी जिनको उस दौर का याद होगा। उसके बाद जब वाईसी देवेश्वर इसके सक्सेस उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आए तो उन्होंने भी बैट की कोशिशों को, आईटीसी पर नियंत्रण की कोशिशों को रोकने की कोशिश की। खासतौर पर जो सुती के पास स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई है, जिसके पास एक आईटीसी की हिस्सेदारी थी, वो बैट ना खरीद ले, इसकी कोशिश की थी। बैट ने हाल में अभी अपनी हिस्सेदारी, पिछले महीने बैट ने अपनी 2.5% स्टेक बेची है आईटीसी में, करीब $1.5 बिलियन के आसपास की, जो शेयर बायबैक प्रोग्राम के लिए बैट इस्तेमाल करेगी। तो अभी भी दोनों बोर्ड रूम के बीच में खींचतान तो है, लेकिन यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस सारी खींचतान के बीच में बैट और आईटीसी के बीच कारोबारी रिश्ते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैट लगातार कहती रही है कि वो इसमें स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर है आईटीसी में स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार के भीतर और कॉर्पोरेट हलकों में इस बात की संभावना और आशंका हमेशा रहती है कि बैट चूंकि बड़ी हिस्सेदार है तो वो आईटीसी के कामकाज में किसी तरीके का बड़ा दखल कर सकती है। अगली खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर, ट्रंप टैरिफ की खबर। अमेरिका की तरफ से टैरिफ पर ट्रेड डील की मोहलत खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोहलत 9 जुलाई को खत्म होनी है और उसके बाद टैरिफ लगाने या मोहलत बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति नए सिरे से फैसला लेंगे। इस पर ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वह अपने आप में विरोधाभासी दिख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मोहलत बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन ये भी बोल दिया है कि चाहें तो मोहलत बढ़ा देंगे। कहना क्या चाहते हैं यही समझने की बात है। इस बीच अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर वित्त मंत्री का एक बयान आया। इस बयान के बड़े मायने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो, वे ऐसा चाहती हैं। तो सर, फिर अब 9 जुलाई को होगा क्या? ये उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। ये सप्ताह पूरी दुनिया में यही अंदाज के साथ होगा और इसलिए शेयर बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर जो दबाव है वो दिख रहा है। 3 तरीके के अलग अलग रुख हमें अभी फिलहाल आज तक जब हम इस पर बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से इस डील को लेकर दिखे और पूरी दुनिया की असल में धड़कनें रुकी हुई कि 9 जुलाई से रेसिप्रोकल टैरिफ आप याद कीजिए, वही पुराना दौर और बाजार में अनिश्चितता, उसके आने का पूरा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हाल फिलहाल के बयानों में कहा कि मुझे समय सीमा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक कहा कि मैं कुछ भी कर दूं कोई बात नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूं। उन्होंने फॉक्स को सुबह एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके अलावा उनका एक बयान और भी है कि जब सभी देशों से ये उन्होंने को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि सभी देशों को चिट्ठी भेजकर कहा जाए कि आप 25% टैरिफ देने के लिए तैयार हो जाइए। जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं बेंसेंट, उन्होंने अपनी एक ब्रीफिंग में ये कहा कि 90 दिन में 90 सौदे करना मुश्किल है और बड़ी डील्स अभी 9 जुलाई तक नहीं हो पाएंगी। परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन देशों का सौदा जुलाई तक नहीं होगा उनके ऊपर शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके के टैरिफ को लगा सकते हैं। परिस्थितियां अभी यहां पर खड़ी हुई हैं, स्पष्ट नहीं, और ये अनिश्चितता काफ़ी हद तक बाजारों को 9 जुलाई तक अधर में रखेगी। सर चलिए, ये तो भारत के संदर्भ में बात हो गई। अगर दूसरे देशों से बात करें, आपने कहा 90 दिन में 90 समझौते, सीधी सी बात है ये संभव नहीं है। क्या स्थिति अभी है? किन किन देशों के साथ संधियों पर कहाँ हम लगभग क्लोज हैं, कहाँ आपको लगता है अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है?
कि अभी वास्तविक रूप से अगर आप देखें और जो व्हाइट हाउस से या जो व्यापार वार्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं जो बता रहे हैं, उस हिसाब से संधियां अभी कहीं रडार पे हैं नहीं। ऐसा नहीं कि कोई संधि तत्काल दस्तखत करने की स्थिति में आ जाए। आखिरी सप्ताह चल रहा है, यूके का सौदा केवल हुआ है, यूके के साथ एक डील हुई है जिसमें 10% टैरिफ बरकरार है, लेकिन स्टील जैसे मुद्दों पर अभी भी समस्या है। चीन के साथ एक अस्थायी समझौता हुआ रेयर अर्थ के ऊपर, बातचीत अगस्त के मध्य तक बढ़ी। चीन के साथ कोई बड़ी डील नहीं होने वाली। यूरोपीय संघ के साथ थोड़ी प्रगति है, 9 जुलाई से पहले समझौते की उम्मीद भर है, लेकिन आक्रामकता दोनों तरफ से बहुत है। और 1 जुलाई को ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन के प्रतिनिधि मिलेंगे, तब वो तय करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह से डील किया जाए। भारत में दोनों तरफ से बड़े समझौते होने के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार खोला जाए। डेयरी पर, ऑटो और स्टील टैरिफ पर मतभेद बने हुए हैं। हालांकि भारतीय दल वाशिंगटन में है, रुका हुआ है और वार्ताओं का इंतजार कर रहा है। अमेरिका करीब 18 देशों से और बात कर रहा है, जिसमें कुछ की बातचीत जुलाई के बाद लंबी भी चल सकती है। चलिए अगली खबर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नीतियों और रेटिंग एजेंसियों की तरफ से यूएस की रेटिंग घटाए जाने के बाद ग्लोबल निवेशक अमेरिका में खरीदारी घटा रहे हैं और यूरोप में निवेश बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल यूरोप के इक्विटी फंड्स में अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब 100 अरब डॉलर की खरीदारी की है। ये खरीदारी पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। सर, ये ताज़ा आंकड़ों को, ट्रेंड को कैसे समझा जाए? यह बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। $100 बिलियन का फंड फ्लो इक्विटी फंड्स में खासतौर से इक्विटी फंड्स में यूरोप के दिखाई दिया है, जो पिछले साल का से पिछले साल के इसी अवधि के तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। और यूएस से इसी दौरान, अमेरिका से इस दौरान जो आउटफ्लो हुआ है वो 2 गुना हो गया है, $87 बिलियन हो गया। समझना 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि टैरिफ को लेकर जो ज़बरदस्त अनिश्चितता बनी हुई है उसका असर हमें दिख रहा है, और धीमे धीमे विदेशी निवेशकों के लिए यूरोप ज़्यादा स्थिर बाजार समझ में आ रहा है। देखिए आप फ़र्क कितना है। एक इतना बड़ा देश जिसकी फिएट करेंसी है डॉलर, उससे ज़्यादा एक देशों का समूह जिनकी एक सामूहिक करेंसी यूरो है, जिसे यूरो बनने के बाद से ही पूरी दुनिया में फ्रेजाइल और चुनौतीपूर्ण करेंसी माना जाता था, उसकी तरफ अब निवेशक आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये बड़ा आउटफ्लो अमेरिका से यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में, यूरोप के इक्विटी फंड में दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि टैरिफ अनिश्चितता है और व्यापार की संभावना है। दूसरी चीज़, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत स्पष्ट रूप से हैं। अभी ताज़े आंकड़े आए जिनको और डाउनवर्ड रिवाइज किया गया अभी हाल में। ये माना जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगली तिमाही भी खराब हो सकती है। और तीसरी बड़ी बात यह कि इन सारी परिस्थितियों के कारण डॉलर बुरी तरह कमजोर है। 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है डॉलर इंडेक्स। ऐसी स्थिति में निवेशकों को अब स्थिर बाजारों की तलाश है और इसके लिए वो यूरोप की तरफ आ रहे हैं। ये रुख थोड़ा रोचक है, दिलचस्प है, और ये काफ़ी उत्सुकता जगाता है कि क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ 9 जुलाई से आते हैं, चुनिंदा देशों पर भी आते हैं, तो क्या अमेरिकी बाजारों से विदेशी निवेशकों की एक बड़ा पलायन शुरू होगा और जो यूरोपीय बाजारों की तरफ या कुछ एशियाई बाजारों की तरफ आएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ईरान कुछ महीनों में परमाणु संवर्धन कार्यक्रम फिर से शुरू कर देगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर फिर से परमाणु बम पर काम करेगा तो अमेरिका उस पर फिर से हमला करेगा। सर, मिडिल ईस्ट के संदर्भ में IAEA के चीफ के इस बयान को कैसे समझा जाए? देखिए, कच्चे तेल की कीमतों पर अब हालांकि उतना दबाव नहीं है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत नहीं है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जो रिश्तों का और परमाणु हथियारों को लेकर, यूरेनियम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो उलझ रहा है, पेचीदा हो रहा है। IAEA के प्रमुख जो कि वॉचडॉग है, न्यूक्लियर वॉचडॉग है यूनाइटेड नेशंस की, उसने साफ साफ कहा कि हमला तो हुआ पर नुकसान नहीं हुआ है और इतनी तकनीकी क्षमता है ईरान के पास कि वो यूरेनियम का संवर्धन फिर शुरू कर सकता है। अब यहाँ 2 बड़े कंट्राडिक्शंस देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उनके हमले से ईरान का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर एजेंसी उसका खंडन कर रही है।
व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ईरान को अमेरिकी प्रतिनिधियों को जाने की छूट देनी चाहिए, जिससे कि वो जाके देख सकें कि क्या हुआ है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कल कहा है, ईरान के जो राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्होंने वहाँ कहा है कि नहीं, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। इधर बीबीसी को एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश उप मंत्री ने कहा कि जब तक अमेरिका हमले की धमकी बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। पूरी चीज़ बुरी तरह उलझ चुकी है। अमेरिका एक तरफ से शांति वार्ता की पहल कर रहा है, ईरान के ऊर्जा कार्यक्रम को मदद देने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हमले की बात भी हो रही और दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है। और ये टकराव अगर अगली किसी दिशा की तरफ जाता है, खासतौर से अमेरिका और ईरान के बीच, तो इसका असर मध्य पूर्व की स्थिरता पर पड़ेगा। और इसीलिए अभी भी युद्ध विराम कायम है, पर यह माना जा रहा है कि युद्ध विराम और शांति फ्रेजाइल है, थोड़ी नाजुक है, कमजोर है और ये कभी भी किसी भी एक कदम से लड़खड़ा सकती है। कनाडा के साथ ट्रेड डील पर बातचीत रद्द करने के बाद, अमेरिकी फैसले के बाद, कनाडा ने डिजिटल सेवाओं पर टैक्स के फैसले को वापस ले लिया है। ये सर्विस टैक्स अमेरिका की टेक कंपनियों पर भी लागू होना था और इसकी वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के साथ ट्रेड डील पर बातचीत बंद कर चुके थे। अब फैसला वापस लेने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जुलाई में अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर से बात हो सकती है। सर, कौन सा टैक्स था ये? कनाडा के साथ विवाद बिल्कुल ब्रिंक तक पहुंच गया। अचानक पिछले वीक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सारी व्यापार वार्ताएं बंद, ट्रेड डील खत्म। और हुआ ये कि कनाडा ने एक डिजिटल टैक्स लगाया। कनाडा ने अपने यहाँ जो डिजिटल सेवाएं दी जाती हैं दुनिया की कंपनियों पर, उन पर 3% का टैक्स लगाने की घोषणा की और ये कहा कि पिछली तारीख से लागू होगा। इसका सीधा असर ऑनलाइन मार्केट प्लेस चलाने वाली कंपनी अमेजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और सर्च इंजन और सर्च तमाम तरीके की सेवाएं देने वाली गूगल पर पड़ने वाला था। और इन्हें इसी सप्ताह से इसकी का बड़ा भुगतान करना था। यह परिस्थिति अचानक इस स्थिति में पहुंची कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते एकदम धरातल पर आ गए, नीचे गिर गए। और दबाव डोनाल्ड ट्रंप का था, व्यापार वार्ताएं जारी रखने का दबाव था। इस वजह से कनाडा ने अपने जारी किए हुए टैक्स को आज सुबह वापस ले लिया। और इस वापस लेने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं फिर शुरू होंगी, पर रिश्ते बेहद उलझे हुए हैं। कनाडा चूंकि अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत से कनाडा को वापस करने पर तो मजबूर किया है, पर कनाडा के लिए आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार वार्ताओं को सुचारू रूप से चला पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो सर, कैसे फिर इस वापसी को कैसे देखा जा रहा है आगे के लिए? वापसी इस तरह से देखी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो 9 तारीख की टैरिफ की डेडलाइन है, उस संदर्भ में से पढ़ने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी टैरिफ की डेडलाइन का इस्तेमाल, या टैरिफ का इस्तेमाल दुनिया के देशों को अपने पसंद की, अपने तरीके की संधि पर सहमत करने के लिए किया है। जिस तरीके की चेतावनी के बाद जैसे कनाडा ने कदम पीछे खींचे हैं, इसके बड़ी व्याख्याएं हैं कि क्या ये संकेत ईयू के लिए भी है, क्या ये संकेत भारत के लिए भी है, क्या ये संकेत बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अपनी नीतियों को नहीं बनाएंगे, उन्हें उनके साथ इस तरीके के दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस टैक्स की वापसी की रोशनी में व्यापार वार्ताओं में होगा क्या, अब सबकी इस पर निगाहें हैं। खासतौर से कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार के रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत बेहद जबरदस्त टकराव हुआ है, ये हमने बार बार देखा है। रूस ने यूक्रेन की अहम लिथियम रिजर्व साइट पर कब्जा कर लिया है। ये साइट पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में स्थित है और इसे यूक्रेन की दूसरी बड़ी लिथियम साइट माना जाता है। यूक्रेन की सबसे बड़ी लिथियम रिजर्व साइट पर रूस के कब्जे में है। अब ये दूसरी साइट है जिस पर रूस का कब्जा है। क्रिटिकल एसेट को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई डील पर असर पड़ सकता है, ये भी आशंका है। सर, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये और दरअसल हुआ क्या ये पूरा मामला? ये बेहद सनसनीखेज खबर है। चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ताओं की कोशिश असफल हो गई। पुतिन ने 2 दिन पहले बयान दिया कि पूरा यूक्रेन उनका है और वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरा यूक्रेन वो चाहते हैं। इसके बाद रूस की सेना ने अपने अभियान में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी स्ट्रेटेजिक माइन, जो कि यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में है, शेवचेंको के पास, इसके पास लिथियम डिपॉजिट
पर कब्जा कर लिया। ये चाल करीब करीब 100 एकड़ में फैला इलाका है, जिसमें 90% से अधिक स्पोडियमिन है। स्पोडियमिन लिथियम का एक वेरिएंट है जिसे निकालना आसान और सस्ता है बाकी जगह की बाकी लिथियम माइंस की तरह, और ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा लिथियम डिपॉजिट है। पहला रूस पहले ही कब्जा कर चुका है, यानी यूक्रेन के बड़े 2 लिथियम डिपॉजिट अब रूस के कब्जे में आ गए हैं। करीब करीब 4 हैं रूस के यूक्रेन के पास, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण पर कब्जा रूस का है। 2 ऐसे हैं जहां पर उत्पादन की लागत बेहद ज़्यादा है। सबको पता है कि लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा स्पेस के लिए लिथियम की ज़रूरत है, और यूक्रेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। चूंकि ये डिपॉजिट अमेरिका और यूक्रेन के हाल के समझौते का हिस्सा थे, जिस समझौते के तहत अमेरिका ने ये शर्त रखी थी और यूक्रेन उस पर सहमत हुआ था कि इन हथियारों का वो दोहन और प्रसंस्करण करेगा, इसलिए अब ये मामला उलझ गया है बुरी तरीके से। रूस ने इस लिथियम पर कब्जे के साथ पश्चिमी निवेश को कमज़ोर किया है, और ये दोनों रिजर्व युद्ध के बाद यूक्रेन की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शेवचेंको में लिथियम के अलावा टेंटेलम, नाइबियम, बेरिलियम, सीजियम और रुबिडियम जैसे रेयर अर्थ भी उपलब्ध हैं। तो एक तरह से ये बड़ी गोल्ड माइन जैसी है जो रूस ने अपने कब्जे में ले ली है। चलिए, तो रूस ने जो लिथियम की माइन ली, इसके असर काफ़ी मायने में बड़े व्यापक हो सकते हैं। इस खबर को हम आगे भी चर्चा इस पर करेंगे, क्या कुछ निकल कर आता है ये आपको बताएंगे। आज के बोनस पॉइंट में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी नए संस्करण में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।